हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फो वर्ल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जो कि मई के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने चुने हैं यहाँ पे। और पूरे मई में जो भी करंट अपडेट्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके साथ स्टैटिक जीके भी। और ये पूरा मंथली करंट अफेयर्स का सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक के हिसाब से। जैसे कि ये पार्ट 1 है, जनरल क्वेश्चन इसमें रहेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है लेकिन जनरल क्वेश्चंस। पार्ट 2 में कोरोना वायरस रिलेटेड रहेंगे, और पार्ट 3 में जो भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई है नेशनल और इंटरनेशनल वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं, मंथली करंट अफेयर्स मई 2020 का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन अ साइंटिफिक पब्लिकेशन ग्लोबली? विश्व स्तर पर वैज्ञानिक प्रकाशन में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है थर्ड रैंक। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये किसने रैंक दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना ने हाल ही में अनुसंधान और विकास सांख्यिकी और संकेतक का सर्वेक्षण किया है 2019 और 20 के लिए। मतलब रिसर्च और एंड डेवलपमेंट जो हुआ है उसको उसका एनालाइज किया है। और किसने किया है? नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन ने। तो भारत का थर्ड रैंक है। पहला रैंक यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड रैंक चाइना का है और थर्ड भारत का है। ठीक है, तो एक्चुअली भारत में जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट अनुसंधान और विकास का जो एक्सपेंडिचर था, खर्च था, 2008 से 18 में ट्रिपल हो गया। तो ये काफ़ी मतलब इन्वेस्ट कर रहा है भारत रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, और उसके बेस पे ये रैंक भारत का आ गया है, थर्ड रैंक। नेक्स्ट है द सैफरन कल्टिवेटेड इन विच रीजन हैज़ रिसीव्ड द जीआई टैग? किस क्षेत्र के केसर को जीआई टैग प्राप्त हुई है? तो कश्मीर घाटी के क्षेत्र को जीआई टैग मिली है सैफरन के। तो डी करेक्ट आंसर है। जीआई मतलब क्या है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। और ये किसने रिसीव किया है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल जो है कश्मीर का, उसने रिसीव किया। और किसने जारी किया सर्टिफिकेट? तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो चेन्नई में है, उन्होंने ये दिया है सर्टिफिकेट कश्मीर घाटी को केसर के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स को मिला है जीआई टैग, जैसे कि मणिपुर का काला चावल है, गोरखपुर टोराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मिठाई है। इस उत्पादनों को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अभी नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ द वर्स्ट फूड क्राइसिस इन 2019 एज पर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2020 2020। फूड क्राइसिस 2020 पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस देश में सबसे ज़्यादा खाद्य संकट है? तो यमन में सबसे ज़्यादा खाद्य संकट हुए हैं, एक करेक्ट आंसर है। तो ये ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस किसने जारी किया? तो फूड क्राइसिस ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट अगेंस्ट फूड क्राइसिस है, उसने ये जारी किया है। तो यमन में 15.9 मिलियन लोग खाद्य संकट में है, जो कि इसके आबादी के 53% है, 53% है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को मतलब भूखे हैं, खाना नहीं मिल रहा है यमन में। और इसके अलावा जो टॉप 10 कंट्रीज़ है विद द वर्स्ट फूड कंट्रीज़, सबसे खराब खाद्य संकट वाले देश है, जैसे कि यमन देखा हमने, फिर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, अफगानिस्तान है, वेनेजुएला, इथोपिया, दक्षिण सूडान, सीरिया, सूडान, नाइजीरिया ऐसे, और हैती। ये सब देश जो है इसमें सबसे ज़्यादा खाद्य संकट है। तो 135 मिलियन से अधिक लोग खाद्य संकट से गुजर रहे हैं पूरे विश्व में। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, कितने पूरे विश्व में कितने लोग खाद्य संकट से गुजर रहे? तो 135 मिलियन, 135 मिलियन। नेक्स्ट है द 2021 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हैव बीन पोस्टपोन्ड इन विच ईयर इट विल बी हेल्ड नाउ? 2021 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया है। तो अब यह किस वर्ष में आयोजित किया जाएगा? तो 2023 में आयोजित किया जाएगा, सी करेक्ट आंसर है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो कि जिसके अध्यक्ष है डेम लुइस मार्टिन, ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए।
अभी ये टोक्यो ओलंपिक के साथ तारीख का क्लैश हो रहा था, उसके कारण ये 2023 में तक स्थगित हो गया। टोक्यो ओलंपिक जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन हो गया, जो पहले 23 जुलाई से 8 अगस्त 2020 तक होने वाला था अभी, लेकिन वो उसके कोविड के कारण जुलाई और अगस्त 2021 में पोस्टपोन किया गया है। और 7वें कॉमनवेल्थ यूथ गेम की जो तारीख थी 1 से 7 अगस्त 2021 तक होने वाला था, लेकिन ये अभी टोक्यो वही जो ओलंपिक है वही पीरियड में होने वाला है, इसलिए अभी ये पोस्टपोन होने वाला है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। तो ये कहाँ होने वाला था? त्रिनिदाद और टोबैगो में होने वाला था। और अभी लेकिन अभी तो होस्ट कंट्री डिसाइड नहीं हुई, लेकिन सीजीएफ जो है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो है, त्रिनिदाद और टोबैगो को ही मेज़बानी का पहला विकल्प माना गया है। अगर वो लोग नहीं चाहते हैं तो फिर दूसरे कंट्री में आयोजित किया जाएगा। अभी नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ गिवन कॉमेमोरेटिव वर्ल्ड वॉर II मेडल टू नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन? किस देश ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध का स्मरणीय पदक दिया है? तो रशिया ने ये पदक दिया है किम उत्तर कोरिया को। तो ए करेक्ट आंसर है। तो रशिया आई तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल, रूसी रूबल। तो ये अवार्ड जो है रशिया के प्रेसिडेंट जो है व्लादिमीर पुतिन उन्होंने ही दिया है। और ये किस लिए दिया है? तो कि जो वर्ल्ड वॉर II में जो सोवियत संघ के सैनिक जो शहीद हुए थे, उनकी जो मेमोरीज़ है, उनकी जो यादें हैं, उत्तर कोरिया ने प्रिजर्व करके रखी है, संभाल के रखी है। तो उसके लिए एक किम जोंग उनको ये पदक से सम्मानित किया गया है। अभी नेक्स्ट, टोमन इज़ द न्यू करेंसी ऑफ विच कंट्री? टोमन किस देश की नई मुद्रा है? तो ईरान की नई मुद्रा है, डी करेक्ट आंसर है। तो ईरान की बात आई तो कैपिटल है तेहरान, प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और मुद्रा है टोमन। अभी तो 4 मई 2020 को ये मुद्रास्फीति से निपटने के लिए, इन्फ्लेशन जो था काफ़ी था, उसको निपटने के लिए ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से टोमन में बदल गई। पहले रियाल थी, अभी टोमन हो गई। तो ईरान की मौजूदा मुद्रा जो टोमन के साथ 2 साल तक वही बनी रहेगी। रियाल जो है वो भी रहेगी, टोमन भी रहेगी 2 साल के लिए। ईरान ने गिरती मुद्रा से 4 शून्य को काटने की योजना को मंजूरी दी है। तो इस डेवलपमेंट में उन्होंने ये भी फैसला लिया कि 4 शून्य जो है वो उन्होंने कम कर दिए हैं करेंसी से। तो अभी रिलेशन क्या है टोमन और रियाल्स का? तो 1 टोमन इज इक्वल टू 10,000 रियाल्स। अभी नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोल फ्री नंबर ऑफ आरोग्य सेतु IVRS सर्विस? आरोग्य सेतु IVRS सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर है 1921, बी करेक्ट आंसर है 1921। IVRS क्या है? तो इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। तो आरोग्य सेतु जो है किसने डेवलप किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने विकसित किया है। और इसके माध्यम से नागरिक 1921 1921 पर मिस कॉल दे सकते हैं और उसके बाद उनको कॉल बैक मिलेगा और जो भी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी चाहिए वो यहाँ से मिल सकती है। अभी नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 12 आवर शिफ्ट फॉर फैक्ट्री वर्कर्स टिल जून 30? किस राज्य सरकार ने कारखाना श्रमिकों के लिए 30 जून तक 12 घंटे की शिफ्ट को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है, डी करेक्ट आंसर है। तो 6 मई को ये डिसीजन लिया गया है। क्यों ये डिसीजन लिया गया है? तो ये कोविड-19 की वजह से काफ़ी लेबर्स जो है उनके गांव चले जा रहे हैं और उसकी वजह से लेबर का शॉर्टेज आ रहा है फैक्ट्रीज़ में। तो वो कम करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है। लेबर लॉ जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 उसमें बदलाव लिया है और जून 30 तक ये 12 घंटे की शिफ्ट में काम कर सकते हैं लेबर्स। Which portal is launched by Ministry of MSME recently to help smaller businesses?
एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में छोटे व्यवसायी की मदद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो चैंपियन नाम का ये पोर्टल लॉन्च किया है, सी करेक्ट आंसर है। तो चैंपियन पोर्टल मतलब क्या है? तो www.champions.gov.in है। इसका लॉन्च 12 मई को लॉन्च किया गया है। और ये किस लिए किया गया है? तो जो भी स्मॉल कंपनीज़ है, स्मॉल स्केल कंपनीज़ है, उनको इसके लिए राष्ट्रीय और वैश्विक चैंपियन बनाने के लिए, मतलब जो भी कंपटीशन है उसमें उनको रहने चाहिए, टिकना चाहिए, तो इसके लिए उनको ये हेल्प करेगा ये पोर्टल। तो चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अभी नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट एवर एफआईआर आपके द्वार योजना। एक योजना का नाम है एफआईआर आपके द्वार। तो ये किस राज्य सरकार ने पहली बार भारत में लॉन्च की? तो ये राज्य सरकार का नाम है मध्य प्रदेश। ए करेक्ट आंसर है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पुलिस स्टेशन में हमको दर्ज करनी पड़ती है। तो मध्य प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, प्रदेश का पहला राज्य है। और 11 मई 2020 को इस योजना को लॉन्च किया गया है 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और योजना के तहत किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज करना रहा तो पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, स्कीम में स्पॉट एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो गए। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। फसलों की खेती को विनियमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो तेलंगाना भारत का पहला राज्य बन गया है, सी करेक्ट आंसर है। तो किसानों को निर्देश दिया जाएगा कि वह क्या उगाए और क्या नहीं उगाए। शुरुआती योजनाओं के अनुसार किसानों को 50 लाख एकड़ में धान, 50 लाख एकड़ में कपास और 10 लाख एकड़ में लाल चने उगाने के लिए कहा जाएगा। और शहरी क्षेत्रों के नज़दीक जो भी कृषि एरिया है उसमें सब्जी और बागवान फसल को उगाने को लिए कहा जाएगा, जो कि तुरंत बेचा जाएगा सिटी में। ठीक है। अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो 74वां रैंक है, 74th रैंक है भारत का, सी करेक्ट आंसर है। तो इंडेक्स क्या करता है? तो इंडेक्स ने सूचकांक जो है 115 देशों में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए तत्परता को मापता है। 115 देशों में का उन्होंने मेजर किया है। तो 2015 से 94 देशों ने प्रगति की है, लेकिन पर्यावरणीय स्थिरता पिछड़ रही है। प्रोग्रेस तो है लेकिन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अभी भी इशू है। तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा, मतलब क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 13 मई 2020 को ये वार्षिक सूचकांक जारी किया गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकती है कि ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 किसने जारी किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया, विश्व आर्थिक मंच ने, और 13 मई को जारी किया है। और भारत की रैंकिंग में इस वर्ष आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक विकास और पर्यावरण स्थिरता के प्रमुख मापदंडों में सुधार हुआ है। ठीक है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपने ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करके महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए। अभी टॉप 3 रैंक कौन है? तो इस ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में तो पहले नंबर पे स्वीडन, जो लगातार तीसरे वर्ष में है। और सेकंड रैंक स्विट्जरलैंड है, थर्ड रैंक है फिनलैंड। नेक्स्ट है, हाउ मच एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर टू फार्मर्स अंडर आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज। आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत किसानों को कितनी अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा? तो 30,000 करोड़ रुपया की ये वित्त है, पूंजी है, फंड है जो दिया जाएगा आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत। और किसानों को कितना है? 30,000 करोड़, सी करेक्ट आंसर है। तो ये जो फंड है वो नाबार्ड के द्वारा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाएगा। लघु और सीमांत किसानों को नाबार्ड के माध्यम से राशि की उपलब्ध की जाएगी। तो नाबार्ड की बात है, तो नाबार्ड क्या है? तो नेशनल
बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष है। स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में। मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आत्मनिर्भर के तहत ही है। हाउ मच स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी इज अनाउंस फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज? आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज के तहत सड़क विक्रेताओं के लिए कितनी विशेष क्रेडिट सुविधा की घोषणा की है? तो 5,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। डी करेक्ट आंसर है। तो ये कितने सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है? तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर है जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अभी नेक्स्ट है, व्हेन विल रॉबर्टो अजेवेडो बी स्टेप डाउन एज अ चीफ ऑफ WTO? WTO के प्रमुख के रूप में रॉबर्टो अजेवेडो कब पद छोड़ेंगे? तो 31 अगस्त 2020 को छोड़ेंगे। सी करेक्ट आंसर है। एक्चुअली उनका कार्यकाल समाप्त होने से एक साल पहले ही ये पद छोड़ रहे हैं WTO के प्रमुख। तो WTO की बात आई तो WTO क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और लगभग 164 सदस्य देश है इसमें। और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, 1995 में। और ये WTO क्या है? तो जैसा उसके नाम में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो अलग अलग देशों के व्यापार को स्मूथली कैसा हो जाए और जो भी उसके लिए नियम है, रेगुलेशंस है, उसको डील करता है WTO। व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइक्लोन दैट हिट्स द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन मई 2020? मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट पर आए हुए चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात का नाम है एम्फान। ए करेक्ट आंसर है। तो एम्फान एक्चुअली ये नाम भी, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि साल में पहले जो भी तूफान आता है उसको ए अक्षर से शुरू होता है, जैसे कि एम्फान हो गया। अभी दूसरा आ गया तो बी, तीसरा आ गया तो सी, ऐसा। और आगे का भी जो है उसका भी लॉजिक है। ये पूरा नाम रखने के लिए कुछ उनका स्पेसिफिक लॉजिक रहता है। अभी नेक्स्ट है, विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर टुक ओथ एज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन 18 मई 2020? किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने विधान परिषद सदस्य के रूप में 18 मई 2020 को शपथ ली? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये शपथ ली है। डी करेक्ट आंसर है। तो महाराष्ट्र के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? तो उद्धव ठाकरे है। उन्होंने शपथ ली। उनके साथ 8 अन्य लोगों को भी शपथ दिलाई गई है, जिसमें जैसे कि नीलम गोरे है शिवसेना की, भाजपा के कुछ उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के भी उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ये शपथ ली है। ठीक है, तो तारीख ख्याल में रखो, 18 मई 2020। हाउ मेनी सिटीज़ आर डिक्लेयर्ड एज 5-स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़? कितने शहरों को 5 सितारा कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो 6 शहरों को ये घोषित किया गया है। सी करेक्ट आंसर है। तो 6 शहरों का नाम क्या है जिनको 5-स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ रैंकिंग दिया है? तो नवी मुंबई है, राजकोट है, सूरत है, मैसूर, इंदौर, अंबिकापुर। अंबिकापुर कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। बाकी तो आपको पता ही रहेगा, जैसे कि नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और राजकोट सूरत गुजरात में है। वैसे ही इंदौर मध्य प्रदेश और मैसूर कहाँ है आप पता लगाइए, आपको पता ही रहेगा वैसे तो। और इसके अलावा 65 शहरों को 3 स्टार दिए गए और 70 शहरों को 1 स्टार दिया गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे ऑपरेशनलाइज इंडियाज मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया इंजन which name is WAG-12 number 60027. When was it run? रेलवे ने भारत के सबसे शक्तिशाली 12,000 हॉर्स पावर मेड इन इंडिया के इंजन, जिसका नाम है WAG-12 नंबर 60027 का परिचालन किया। यह कब चला गया है? ठीक है, तो डेट पूछिए। 18 मई 2020 को ये चलाया गया है। क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, जैसे कि इंजन का नाम बताओ जो WAG-12 नंबर 60027 है, या फिर हॉर्स पावर कितना है, तो 12,000 हॉर्स पावर। तो इंडिया, ये एक्चुअली इंडिया की एक उपलब्धि है। भारत दुनिया का ये 6वां देश बन गया है जिसने ऐसा इंजन डेवलप किया है।
और यह ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक गई है। इसमें 118 वैगन जुड़े हुए थे और इसका निर्माण मधेपुरा रेल इंजन फैक्ट्री में हुआ। तो एक्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने इस योजना का 2018 में ही उद्घाटन किया था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। वेयर इज INLCU L57 वॉरशिप कमीशन इन इंडियन नेवी? भारतीय नौसेना में INLCU L57 युद्धपोत कहाँ स्थित की है? तो ये स्थित की है पोर्ट ब्लेयर में, बी करेक्ट आंसर है। तो एक नाम भी आपको ख्याल में रखना है, नाम भी पूछा जा सकता है। तो नाम है INLCU L57। वो क्या है वो भी देखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी। INLCU L57 क्या है? इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, और जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता में है, PSUF सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, उसने ये जहाज़ का पूरा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग किया है। कौन सी कंपनी है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड डेवलप इंजीनियर्स। यह जहाज भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वर्ग में है। इसका काम क्या है? तो जहाज से किनारे तक मुख्य जो भी टैंक है, जो भी मतलब वाहन है, आर्म व्हीकल है, ट्रूप्स है, सैनिक है, जो भी इक्विपमेंट है वो लाना ले जाने का मेन इसका उद्देश्य रहेगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन शोन बाय नेपाल इन इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप? नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के किस हिस्से को भी शामिल दिखाया है? तो ये ऑप्शन दिए, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। ये सब जो भाग है वो सबको नेपाल ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में उनका हिस्सा ऐसा दिखाया है। तो डी करेक्ट आंसर है। तो दरअसल एक्चुअली भारत ने 8 मई को लिपुलेखा धाराचूला मार्ग का उद्घाटन किया है, और नेपाल का दावा है कि महाकाली नदी जो है उसके पूर्व का पूरा इलाका नेपाल की सीमा में आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड? कौन दुनिया की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो उसका नाम है नाओमी ओसाका। बी करेक्ट आंसर है। तो ये जापानीज टेनिस स्टार है एक्चुअली, नाओमी ओसाका 22 वर्षीय है। उसने एक्चुअली पिछले 12 महीनों में $37.4 मिलियन उनको मिला है, $37.4 मिलियन। और ये जो रिपोर्ट है फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट जारी किया है। और जो नाओमी ओसाका है 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी रह चुकी है। Which state has decided to set up a migration commission for employment of migrant laborers? किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए एक प्रवास आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने यह निर्णय लिया है। सी करेक्ट आंसर है। तो चीफ मिनिस्टर ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है प्रवासी श्रमिकों को बीमा भी दिया जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है लखनऊ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्री बस सर्विस फॉर सोल्जर्स रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की है। सी करेक्ट आंसर है। तो राजस्थान की बात आई तो जयपुर राजधानी, राज्यपाल है श्री कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री है श्री अशोक गहलोत। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड सेकेंड स्क्वाड्रन ऑफ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट तेजस नेम फ्लाइंग बुलेट्स? स्वदेशी विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन जिसका नाम है फ्लाइंग बुलेट्स को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये HAL ने विकसित किया है। बी करेक्ट आंसर है। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया है। तो क्वेश्चन अलग भी हो सकता है, जैसे कि इस जो कि एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट जो डेवलप हुआ है उसका नाम क्या है? तो नाम क्या है?
फ्लाइंग बुलेट्स, ठीक है। तो ये 27 मई 2020 को एयरफोर्स में शामिल हो गया। इसे कहाँ शामिल किया गया, तो कोयम्बतूर के सुलूर एयरबेस में तैनात किया गया है। तेजस की चौथी पीढ़ी की लड़ाकू विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो अभी तेजस का फर्स्ट स्क्वाड्रन क्या है, तो उसका नाम है फ्लाइंग डैगर्स। ये भी ख्याल रखो, फ्लाइंग डेजर्स जो है ये पहला स्क्वाड्रन है, और अभी ये फ्लाइंग बुलेट्स हम क्या देख रहे हैं, दूसरा स्क्वाड्रन देख रहे हैं। तो इसे 2016 में एयरफोर्स में शामिल किया गया था, पहले स्क्वाड्रन को। नेक्स्ट है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्टेन्ड अ पेटेंट फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल सॉइल ऑफ द मून ऑन अर्थ। किस भारतीय संगठन ने पृथ्वी पर चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट प्राप्त किया है, तो इसरो ने प्राप्त किया है, डी करेक्ट आंसर है। तो पेटेंट आवेदन के अनुसार प्रक्रिया सस्ता होने के साथ साथ बड़े पैमाने में भी उसका निर्माण किया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, और इसको लार्ज स्केल में भी उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये कहाँ, ये एक्चुअली भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि तमिलनाडु के सेलम के पास दो गांव है, जिनका नाम है सीतमपौड़ी और कुन्नामलाई। उसमें एक एरोथोसाइट के चट्टानों उन्होंने पाई है, और ये एरोथोसाइट चट्टानों से ही ये कृत्रिम मिट्टी बनाई जा सकती है चंद्रमा की बरा समान, ठीक है। तो ये एक्चुअली भारत के लिए एक अच्छी उपलब्धि है, अंतरिक्ष अभियानों को आत्मनिर्भर प्रयासों का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट राजीव जोशी हैज़ रिसीव्ड इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द वर्क रिलेटेड टू व्हाट। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस कार्य से संबंधित मिला है, तो उनको मिला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एक करेक्ट आंसर है। जोशी क्या करते हैं, तो न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर है, वहाँ काम करते हैं, और उनको 250 से भी अधिक उनके पेटेंट्स है, जो कि अलग अलग आविष्कार के लिए है। और उनको एक्चुअली वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन द्वारा, और उसके वर्चुअल अवार्ड सेरेमनी में उनको ये पुरस्कार दिया गया है। IIT से उन्होंने पढ़ाई की है, IIT मुंबई से जोशी ने, और इसके बाद MS डिग्री उन्होंने MIT से की है, MIT USA, और PhD उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन USA अनाउंस्ड टू टर्मिनेट द रिलेशंस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ USA ने संबंधों को समाप्त करने की घोषणा की है, तो WHO के साथ ये घोषणा की है, एक करेक्ट आंसर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने इसका ऐलान किया है, और क्यों किया है कि उन्होंने कहा कि WHO पर पूरी तरह से चीन का कंट्रोल है, और उन्होंने एक्चुअली चीन और WHO को ही दोषी माना है दुनिया भर जो कोरोना फैला हुआ है, तो उनको WHO और चीन को ही उन्होंने दोषी माना है। अभी ट्रम्प का ये भी कहना है कि सालाना सिर्फ चीन कितना देता है, तो $4 करोड़ देता है WHO को, और अमेरिका 45 करोड़ डॉलर देता है, 45 करोड़ डॉलर, और तो भी चीन का WHO पर कंट्रोल है, ऐसा उनका मानना है। और इसलिए फिर ट्रंप ने अभी उसके रिलेशन तोड़ दिए, और जो भी फंडिंग है वो भी बंद कर दी है WHO की। अभी नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप 800 किलोमीटर्स ऑफ रोड एज हर्बल रोड। कौन सी राज्य सरकार 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, तो उत्तर प्रदेश जो है ये सड़क डेवलप करेगी, डी करेक्ट आंसर है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी के जो है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने अनाउंस किया। ये हर्बल सड़क के दौरान क्या किया जाएगा, तो मेडिसिनल और फ्रूटफुल प्लांट्स, जो पौधे हैं औषधीय और फलदार पौधे, जैसे कि पीपल है, आंवला है, नीम है, फिर बेल है, जामुन है, ऐसे पौधे वहाँ पे लगाए जाएंगे, उगाए जाएंगे। तो आज की इस मंथली करंट अफेयर्स के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद रहेगी, और काफ़ी यूज़फुल आपको ये मंथली करंट अफेयर्स है। तो पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करो।
और आपके फ्रेंड सर्कल को भी अभी शेयर कीजिए, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल सकता है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए नए हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।